हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? फटाफट बताइए कैसे हैं। फटाफट आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, फटाफट आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। तो आज हम पढ़ने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए संस्कृत का, किसका? संस्कृत का सब्जेक्टिव, संस्कृत का क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में आपका दीर्घ नहीं, संस्कृत में सिर्फ आपका लघु पूछता है। ठीक है, संस्कृत में आपका क्या? लघु पूछता है। देखिए 16 प्रश्न आपके संस्कृत में पूछते हैं, 16 दो क्या प्रश्न पूछते हैं, जिसमें आपका कितना? 16 में से जिसमें आपको 8 प्रश्न का उत्तर देना है। 16 में से किसी 8 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है। ठीक है, तो 16 अंक यहाँ से कितना? 2 अंक का पूछता है। 8 दूनी 16 अंक आज पक्का हो जाएगा आपके इस क्लास से। तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। बताइए क्लास को लाइक करके क्या करना है? क्लास को लाइक करके और क्लास को शेयर कर देना। क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले संस्कृत के 60 इंपॉर्टेंट एकदम MVVI प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में आपका 16 अंक यहाँ से पक्का हो जाएगा आपका 16 अंक। ठीक है, सभी प्रश्न परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो पीयूषम जो 19 फरवरी आप संस्कृत के एग्जाम देने बैठिएगा तो एकदम दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न को ऐसे फेंक दीजिएगा, ऐसे उठा के फेंक दीजिएगा। बोलिए कि एकदम हमको डराएगा जी है। 16 अंक आपका मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो देखिए पहले आइए माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लीजिए। तो पहले क्या करना? माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लीजिए। जय माँ सरस्वती। देखिए माँ सरस्वती ही आपके नैया को पार लगा सकता है, इसलिए माँ सरस्वती का आप लोग फटाफट आशीर्वाद ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए मोटिवेशनल क्या है। तो आज मोटिवेशन आपका क्या? देखिए आपके लिए मोटिवेशन लिखा है, देखिए पढ़िए तो क्या है, पढ़िए कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। जो अभी देखे होंगे आसपास आपके, जो पीपल का वृक्ष होगा, एकदम गुल्लड़ का वृक्ष होगा, ये सब में अभी जो पत्ता होगा उसका पत्ता, ये पत्ता उसका झड़ चुका होगा, झड़ चुका। उसके बाद देखिए कुछ दिनों के बाद उसमें नया पत्ता आएगा। उसी तरह वही है कि पतझड़, पतझड़ बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना, संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं होते। अगर अभी आपके दिन थोड़ा बुरे हैं, थोड़ा कठिनाई आपके जीवन में संघर्ष चल रही है, तो एकदम टेंशन मत लीजिए। अगर अभी पतझड़ है, एक दिन बसंत भी आएगा, एकदम गर्दा उड़ेगा। ठीक है, इसलिए एकदम बढ़िया सा भी मन लगा के मेहनत करिए, एकदम गर्दा मचाना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए, फटाफट आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। आपका ये डे 1 है आज का संस्कृत के दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, डे 1 सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न का डे 1 है। एग्जाम युद्ध सीरीज जो आप लोग पता होगा, एग्जाम युद्ध सीरीज में आपके 2 अंकीय प्रश्नों का तैयारी होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास को क्या करते हैं? कंटिन्यू। तो इसका बताइए PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? इसका जो अपन जितना प्रश्न हम पढ़ाने वाले, जितना प्रश्न आपको पढ़ाने वाले हैं, सभी प्रश्नों का आपका PDF कहाँ मिलेगा? बताइए इसका जो PDF है आपका PDF, ये PDF कहाँ मिलेगा? तो इसका जो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? तो उसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आप व्हाट्सअप बताइए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़े हैं? व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़े हैं नहीं? अगर व्हाट्सअप चैनल में आप नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाइए व्हाट्सअप चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, जहाँ आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिलता रहेगा। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करिए 8882301410। इस नंबर पर आप कॉल करिए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, जहां आपको सारे गैस प्रश्न मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, नोट्स मिलेंगे, ये सब सारे चीज़ मिलेंगे। कितना जुड़ने के लिए कितना? मात्र आपको 51 रुपये पे करना होगा, मात्र 51 रुपये आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ देंगे, जहाँ आपको गैस सारे सभी विषय का, ठीक है, सभी विषय का गैस प्रश्न और आपको सभी का नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्लास को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए 2 अंकीय प्रश्न आपका, बताइए कितना प्रश्न आपसे एग्जाम में 2 अंकीय प्रश्न आपके संस्कृत में कितना पूछा जाता है? तो आपके एग्जाम में 2 अंकीय प्रश्न आपको 16 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका कितना? 2 अंक का रहेगा। यानी कि इस क्लास से आपका 16 अंक पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न, फर्स्ट नंबर आप प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 1 है, मंगलम पाठ की विशेषता का वर्णन करें। तो मंगलम पाठ का विशेषता का वर्णन करने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, मंगलम पाठ की विशेषताओं का क्या करना? वर्णन करें। आपको क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ की जो विशेषता है उसका वर्णन करें।
देखिए क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ के विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए मंगलम पाठ में 5 मंत्र है जो ईशावास्य, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर नामक उपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र सत्य और ब्रह्म के विषय में बताते हैं। इनके अध्ययन से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज होती है। क्या होती है? सत्य की खोज की उत्सुकता बढ़ती है। बताइए लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? तो लिखना है कि मंगलम पाठ लिखना है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है जो ईशावास्य उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद नामक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, यह मंत्र आत्मा, सत्य और ब्रह्म के विषय में क्या करते हैं, हमें बताते हैं। इसका अध्ययन से परमात्मा के प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज की क्या होती है, उत्सुकता होती है। सत्य की खोज की क्या होती है, उत्सुकता बढ़ती है। ठीक है, लिख दीजिएगा। बताइए आपके अगर एग्जाम में अगर ये प्रश्न आते हैं तो बताइए, लिखिएगा या छोड़ दीजिएगा? हम करता और राखन सभी आपको एकदम वीवीआई प्रश्न बता रहे हैं, इसलिए एक प्रश्न को भी आपको छोड़ना नहीं। सब प्रश्नों को बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्नों को आप लोग क्या करना है, सारे प्रश्न को आपको बढ़िया से तैयार करके रख लेना। तो 2 नंबर आपका प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। देखिए पता है, इसकी पूछेगा आपके एग्जाम में आएगा कि सत्य के मुख किस पात्र से ढका है, तो लिखिएगा मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख हिरणमय या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। बोलिएगा सर इतना छोटा आंसर लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा? हाँ एकदम बिल्कुल मिलेगा जी, कोई नंबर काट नहीं सकता। ठीक है, देखिए आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आपका जो आंसर है, आपका आंसर अगर आपका एकदम बिल्कुल 100% सही है तो उसका नंबर आपको एकदम बिल्कुल 100% मिलेगा। अब झूठों का आप अगर है 4 लाइन लिखने का, आप लिख देते हैं 10 लाइन, तो नंबर वो आपका फुल नहीं मिलेगा, ये सोच लीजिए। इसलिए 100% एकदम लिखने क्लियर करिए। ठीक है, हैंड राइटिंग जो आपका हेड राइटिंग है, आपका हेड राइटिंग को भी सुधारिए। हेड राइटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो लिखेगा सत्य का मुख हिरणमय या स्वर्णमय पात्र से ढका है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया जी। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, एकदम भी है। ये प्रश्न आपका 2026 में देखिए फर्स्ट या सेकंड पाली में जब आप बैठिएगा 19 फरवरी को एग्जाम में, तो देखिएगा फर्स्ट या सेकंड पाली में आपको ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिला है। तो बोल रहा है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो लिखेंगे नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, बताइए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एकदम 100% होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, 100% होगा। अगर 100% होगा तो दिल बना के मारिए, दिल बना के फेंकिए, फटाफट कमेंट में दिल बना के भेजिए। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 4 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है देखिए, तो 4 नंबर प्रश्न क्या देखिए, तो 4 नंबर प्रश्न मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व स्पष्ट करें। बोल रहे हैं मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता स्पष्ट करें। ठीक है, पढ़िए। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग को ही अपनाता है। ठीक है, बताइए हो पाएगा ना? लिखेगा कि मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का जो मार्ग है वो खुलता है। ऋषि लोग है देवलोक जाने के लिए किसका रास्ता अपनाता है, तो ऋषि लोग जो देवलोक जाने के लिए ऋषिगण है, तो देवलोक जाने के लिए किसका मार्ग अपनाता है, वो लोग सत्य का मार्ग अपनाता है। सत्य का मार्ग अपना के वो क्या करते हैं, देवलोक तक पहुंच जाते हैं। देवलोक तक क्या करते हैं, वो लोग देवलोक तक पहुंच जाते हैं किसका, सत्य का मार्ग को अपना कर। बताइए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? फटाफट कमेंट में यस या नो टाइप करिए कि सर हाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फटाफट यस या नो कमेंट में आप लोग फटाफट करिए। तो चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, तो 5 नंबर आपका एकदम क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं।
आपसे पूछ रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता को बताएं। आत्मा आत्मा ठीक है, आत्मा का विशेषता क्या है? लिखिएगा आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, आत्मा महान से महान है, आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, आत्मा प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में रहता है। बस इतना ही तो लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा उत्तर कि मंगलम पाठ में कंठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा क्या है? आत्मा जो है परमात्मा की अंश है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा वास करती है, यानी कि प्राणी को जो हृदय रूपी गुफा है, हृदय, उसमें क्या आत्मा वास करती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। इस आत्मा को क्या कर सकते हैं? आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। बताइए हो पाएगा ये नहीं पाएगा? तो एकदम आराम से लिख दीजिए कि आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं, आत्मा परमात्मा की अंश है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, आत्मा महान से महान है, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। हो पाएगा ना हो पाएगा? एकदम सर, यस सर, हो जाएगा, कोई टेंशन है सर। एकदम 16 अंक में हम कहते हैं 1 अंक भी नहीं छोड़ना है सर। 16 में 16 अंक लाना है, 16 में 16 अंक लाना है, इसलिए गर्दा से गर्दा उड़ाना है, ठीक है। इस बार जो है 2026 में सर गर्दा उड़ाना है, परचम लहराना है। 2026 में क्या करना है आप लोग को? परचम लहराना है, एकदम गर्दा उड़ाना है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए तो अगला प्रश्न पर जाए। तो देखिए 6 नंबर आपका प्रश्न, चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो देखिए तो 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है, फटाफट देखिए। तो 6 नंबर प्रश्न है, महान लोग सांसारिक रूप सागर को कैसे पार करते हैं? बताइए। महान लोग जो है संसार रूपी जो सागर है, इस संसार रूपी सागर है जो मोह माया का दुनिया है, जो आपका मोह माया का दुनिया है, माया सबका दुनिया है, इसमें जो महान लोग होते हैं वो कैसे पार करते हैं? इस संसारिक जो सागर है इसको कैसे पार करते हैं? तो देखिए तो महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रकाश का पुंज है। उनके दिव्य दर्शन से सारे संसार आलोकित है, सारे संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर, ठीक है। तो लिखना है कि देखिए, तो लिखना कि महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए है यहाँ, देखिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। पुंज मतलब समझते हैं? आप किरण पुंज पढ़ेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ये बार पढ़े होंगे ना, किरण पुंज। वही पुंज मतलब जो ईश्वर यानी कि देव के समूह, जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसी को ये प्रकाश का पुंज है। पुंज समझ रहे? किरणों को पुंज को किरण पुंज कहते हैं। उसी तरह ईश्वर जो आपका क्या है? ईश्वर प्रकाश का पुंज है। ईश्वर क्या है? प्रकाश का पुंज है। उनके ही दिव्य दर्शन से जो परमात्मा के ही दिव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। सारा संसार क्या होता है? आलोकित, यानी कि उजाला होता है। उजाला, सारा संसार में उजाला होता है, ठीक, उजाला होता है। तो ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासना यानी कि मोह माया से क्या करता है? मोह माया से मुक्त पा लेते हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज देखिए, प्रेमानंद महाराज, और जैसे तुलसीदास हो गया सूरदास हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो थे ये सांसारिक जीवन को पार करके चले गए, ठीक है। ठीक है, उसके फिर अगला क्या है कि इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सांसारिक सागर से आप पार हो जाए, सागर को पार करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको मात्र एक उपाय है, बस ये जो प्रकाश ईश्वर को अपनाना होगा, ठीक है। उसी के चरणों में अपना सारा जीवन एकदम व्यतीत करना होगा। इस मोह माया को छोड़ना होगा, मोह माया विषय वासनाओं को छोड़कर आपको, तभी जाकर आप सांसारिक जीवन से मुक्त हो पाइएगा। मोह माया विषय वासनाओं को छोड़िएगा, तभी जाकर सांसारिक जीवन से आप मुक्त हो पाइएगा, ठीक है। बताइए, अगर आपके एग्जाम में 2026 में 19 फरवरी को अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि महान लोग सांसारिक रूप सागर से कैसे पार करते हैं, तो बताइए लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? फटाफट बताइए, आपसे होगा या नहीं होगा? लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? फटाफट बताइए। अरे सर गर्दा उड़ा के आएंगे, सर गर्दा उड़ा के आएंगे। देखिए 19 फरवरी को क्या होता है, आप देखते जाइए, एकदम गर्दा उड़ा करना है, एकदम फाड़ देना है सर। अरे बाबू, एग्जाम पेपर को नहीं फाड़िएगा, क्वेश्चन वहाँ को फाड़ कर एकदम गर्दा उड़ा करना है, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलिए। तो देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर आपका प्रश्न क्या था? देखिए 7 नंबर प्रश्न आप देखिए तो चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न क्या था? देखिए 7 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पढ़िए।
तो 7 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। तो 7 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जो विद्वान पुरुष है, विद्वान पुरुष है, वो क्या करते हैं कि ये जो ब्रह्म यानी कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। तो मुंडकोप उपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर यानी कि त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष वह अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र, ठीक है, समुद्र में नदी बहती हुई आ रही, जैसे नदी समुद्र में मिलेगा, इसका नदी के नाम खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये समुद्र में बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समुद्र बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग रहते हैं, विद्वान पुरुष रहते हैं, वह क्या करते हैं, वो अपना व्यक्तित्व अपना नाम रूप छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक, परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है, बताइए हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा, एकदम 100% होगा सर। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। आपके 2026 में ये प्रश्न लिख के रख लीजिए। 2026 में 19 फरवरी को ये प्रश्न आप लिख के रख लीजिए। 19 फरवरी को आप ये प्रश्न क्या करिए, लिख के रख लीजिए 19 फरवरी को। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न आपका है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। बताइए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो देखिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध को विस्तृत व्याख्या करते हैं। लेकिन उपनिषद जो है, उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के संबंध में क्या करते हैं, विस्तृत व्याख्या बताते हैं। व्याख्या मतलब बताते हैं। ठीक है, परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। जो परमात्मा क्या करते हैं, संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का जो परम लक्ष्य है वो सिर्फ परमात्मा है। जो भी तपस्या कर रहा है, जो तपस्वी है, उसका परम लक्ष्य क्या है, उसका एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा को किसी प्रकार प्राप्त करना है। परमात्मा को किसी प्रकार प्राप्त करना ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। परमात्मा को प्राप्त करना ही सभी तपस्वियों का क्या है, परम लक्ष्य। बताइए आपसे ये प्रश्न अगर 2026 में यह प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बताइए ये प्रश्न आपसे होगा या नहीं होगा, बताइए होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए आपसे होगा या होगा या नहीं होगा। अरे सर गर्दा उड़ा करना है, तो सबका एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो चैप्टर 1 का सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हम बता दिए। चैप्टर 1 में आपका 8 प्रश्न बताए। 8 प्रश्न में हम लगभग कह रहे यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 8 में लगभग 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 प्रश्न हो, ज़्यादा हो सकता है 4 भी हो। ठीक है, 2 से कम से कम बोल दें 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, 2 प्रश्न। ठीक है, तो चलें फिर चैप्टर 2 में चलते हैं। आप चैप्टर 2 में, ठीक है, चैप्टर 1 का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दिए, तो सबको एकदम तैयार करके रख लेना। सारे प्रश्नों को क्या करना है, आपको सारे प्रश्न को तैयार करके रख लेना है। ठीक है, चलिए चैप्टर 2 में देखिए। चैप्टर 2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो चैप्टर 2 का 1 नंबर आपका प्रश्न क्या है, चैप्टर 2 का प्रश्न संख्या आपका 1 क्या है। चैप्टर 2 का देखिए प्रश्न संख्या आपका 1 है, क्या है, चैप्टर 2 का प्रश्न संख्या 1 को देखिए कि पाटलिपुत्र के मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। पाटलिपुत्र के मुख्य दर्शनीय स्थल का क्या करें, मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। तो लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि उत्तर क्या है, उत्तर लिखेंगे पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल। ठीक है, उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर देखिए यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे उत्तर। ओ यार कैसे हो रहा है जी, हैं क्यों हो रहा है, इस तरह क्यों हो रहा है बताइए, ये हो रहा है। देखिए चलिए, तो क्या लिखेंगे, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल निम्न है। पहला संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब आदि क्या है, पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल, यानी कि आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये आपका मुख्य दर्शनीय स्थल है। कौन कौन, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर है, ठीक है, गुरुद्वारा, ये सब क्या है, पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल है। ठीक है, बताइए होगा या नहीं होगा। 1 नंबर प्रश्न आप लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा, एकदम गर्दा हो रहा था, इतना आसान प्रश्न छोड़ेंगे जी ना। तो चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है,
तो 2 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, बताइए। एकदम 2026 में ये प्रश्न आप लिख लीजिए। 2026 के लिए प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। 2026 के लिए फर्स्ट या सेकंड पाली में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब 19 फरवरी को आप संस्कृत के एग्ज़ाम देने के लिए बैठिएगा, संस्कृत के एग्ज़ाम देने के लिए जैसे ही बैठिएगा, जैसे ही आपके पास प्रश्न आएगा, प्रश्न पत्र जैसे आप देखिएगा, जाइएगा सब्जेक्टिव प्रश्न में तब प्रश्न ये आपको दिखेगा कि बताइए कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, तो उसके उत्तर फटाक से में लिख दीजिएगा। देखिए क्या कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के, देखिए पटना, पहले जो पटना था, पटना का तो ये नाम मध्यकाल में पड़ा। पटना का नाम तो पहले पाटलिपुत्र था। ये कैसे तो पाटलिपुत्र के अगल बगल पाटलिपुत्र के अगल बगल, पाटलिपुत्र जो शहर था उसके अगल बगल एक पाटल जो आपका था, पाटल नाम पुष्प था, एक पाटल नाम करके एक पुष्प था। उसी का चारों पट्टी खेती हुआ करता है। तो उसी फूल के आधार पर जो ये पाटलिपुत्र का नाम पड़ा, पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा, ठीक है। तो लिखिए कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के नाम पर रखा गया है। पाटलिपुत्र जो प्रतिशब्द है किसके नाम पर रखा गया है, तो पाटल पुष्प, एक पाटल नाम करके एक पुष्प यानी कि फूल आता था, उसी के नाम पर रखा गया है। पाटल पुष्प की अधिकता के कारण मान जो पटना के अगल बगल क्या होता था, पाटल पुष्प की खेती अधिक होती थी, उसी के कारण यह नाम प्रसिद्ध हुआ। ये नाम क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। कुछ ग्रंथों में इसे पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहा गया है। पटना को कुछ ग्रंथों में क्या कहा गया है, पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहा गया है, ठीक है। बताइए, लिख दीजिएगा, लिखिएगा पटना का पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के नाम पर रखा गया है। पाटल पुष्प की अधिकता के कारण यह नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। कुछ ग्रंथों में पटना को पाटलिपुत्र, पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहते हैं, ठीक है। हो जाएगा, बताइए हो जाएगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए। एकदम करता और आ देना है सर, करता और आना है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलिए। तो अगला 3 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 3 नंबर प्रश्न क्या है, तो 3 नंबर प्रश्न बताइए कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। फटाफट बताइए कि जो सिख संप्रदाय के लोग उसके लिए जो पटना है, पटना क्यों महत्वपूर्ण है, आप लोग बताइए। उसके लिए क्या पटना क्यों महत्वपूर्ण है, फटाफट बताइए कि उसके लिए जो पटना है, पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, पढ़िए कि पटना सिखों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, ठीक है। तो लिखेंगे पटना सिखों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। यह स्थान आज पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो जगह है, आज देखिए आप पटना अगर गए होंगे तो पटना में एक जगह है पटना साहिब, क्या है, पटना साहिब करके एक जगह है, ठीक है। वही जगह है जहाँ क्या करे थे, गुरु गोविंद जी ने जन्म लिए थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ, पटना साहिब में, ठीक है। लिख दीजिएगा, बताइए ये प्रश्न आपके होगा या नहीं, आपसे होगा या ना होगा, फटाफट कमेंट में बताइए, आपसे होगा या ना होगा, फटाफट बताइए, होगा या ना होगा, एकदम गर्दा उड़ा देना है सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लिख देंगे, ठीक है। लिख दीजिएगा ना, तब आगे बढ़े, बताइए। हाँ, आगे चले आगे, बताइए, बढ़े, तब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 4 क्या, प्रश्न संख्या 4 को देखिए। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 4 है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना को कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। जो प्राचीन ग्रंथ थे उसमें पटना को किस किस नाम से पुकारा जाता था। पहला था, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पहला था पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि, ये सब नाम पटना का था। कौन कौन सा, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि, बताइए। लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा, तो इतना आसान क्वेश्चन छोड़ेंगे सर, कुछ नहीं। संस्कृत में 16 में से सर 1 नंबर कम ना होना चाहिए, 1 नंबर कम ना होगा, 16 में से 1 नंबर कम ना होगा, ठीक है। बताइए,
हमारा जो संस्कृत में नंबर था, जब हम एग्जाम दिए थे संस्कृत में, कितना नंबर था मेरा? संस्कृत में 90 नंबर था, 90% था मेरा। सोचिए 90%, कैसे आया जी? है कैसे आया? यही सब प्रश्न पढ़े एकदम बढ़िया से। आप लोग क्या करना, प्रश्न को आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है, ठीक है। अभी आपके पास जो भी है 15-20 दिन आपके पास जो भी है, झोंक दीजिए। रियल चीज़ पढ़िए बाबू, रियल चीज़, ठीक है। वो वायरल वगैरह के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। वायरल वगैरह के चक्कर में आप मत रहिए कि ये क्वेश्चन वायरल हो गया, ये क्वेश्चन छप गया, ये क्वेश्चन हो गया, फलना चिल्ला। देखिए उससे क्या होगा, उससे आपको तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। आपको एकदम फ़ायदा क्या होगा, ना मात्र का फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा ना मात्र, एकदम 0% फ़ायदा होगा, 0% फ़ायदा होगा। लेकिन जो व्यक्ति ये चीज़ कर रहा है, जो चैनल वाले ये चला रहे हैं, उसको कितना फ़ायदा होगा? उसको 200% फ़ायदा होगा, 200% फ़ायदा होगा। बताइए कैसे फ़ायदा होगा? हाँ बताइए, बोलिएगा सर हम उसको कैसे फ़ायदा होगा? देखिए कैसे होगा। अगर जैसे आप वो मान लीजिए 1 घंटा का वीडियो बनाया, 1 घंटा का वीडियो चला दिया है कि ये प्रश्न वायरल हो गया, ये प्रश्न छप गया। आप क्या करें, उसका थंबनेल देख के उसके वीडियो पर गए, हैं? जैसे उसके वीडियो पर गए, आप वायरल प्रश्न के चक्कर में पूरा उसका वीडियो वॉच करेंगे। मान लीजिए 1 घंटा का वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो आप भगा-तगा के लमसम 3500 मिनट देखे, लगभग 40 मिनट तो देखें, 40 मिनट देखें, उसका वॉच टाइम बढ़ गया। उसका वॉच टाइम बढ़ा तो उसका कम से कम, अगर आपके देखने से लगभग 100 रुपया वो कमा लेगा, 100 रुपया कमा लेगा। सोच लीजिए 100 रुपया आपके एक वीडियो देखने से। इसलिए जो भी है वायरल तायरल के चक्कर में मत रहिए। एकदम 100% जो आपका सिलेबस है उसको पढ़िए। सिलेबस से बाहर आपका कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा है और ना ही पूछेगा, ठीक है। पता है एग्जाम में क्या होता है, आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो भी इस चीज़ को जानता है कि जो आपका पेपर रहता है, आपका 75% पेपर आपका क्या रहता है, 75%, सॉरी 75 ज़्यादा बोल दिए। आपका पेपर जो 25% है, 25% में बिल्कुल ईजी रहता है। ईजी 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 जिसको कहते हैं ईजी, ईजी, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान, आसान से भी आसान कह सकते हैं। 25% आसान रहता है, और क्या रहता है, और 20% आपका हार्ड रहता है। आपका 20% हार्ड रहता है। अब 55% आपका क्या रहता है, 55% आपका मीडियम रहता है। आपका 55% क्या रहता है, मीडियम रहता है। सोच लीजिए 25% ईजी वाला तो आप खड़े बना दीजिएगा, 25% ईजी वाला खड़े, अब बचा आपका 25%, फिर 25%, तो 55% में 25% आप ना बना पाइएगा मीडियम वाला में, है। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है तो उसमें हमको 50 ना बनाना है, यानी कि 50% बनाना है। तो 50% अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो ऐसे बना के आइएगा, है। बताइए ऐसे बना के आइएगा ना, तो काहे वायरल तायरल के चक्कर में पड़ना है। अभी हम देखें बहुत सारे बराबर है जो बिहार का एकदम बोल रहा है कि हम नंबर 1 चैनल है, फलना चिलना, वो सब चैनल चला रहे हैं कि ये प्रश्न वायरल हो गया, ये चीज़ वायरल हो गया, वो चीज़। नाम नहीं हम लेंगे, नाम किस लिए किसी को लेंगे, ठीक है। बड़ा बड़ा चैनल मिलियन मिलियन में जिसका सब्सक्राइबर वो लोग चला रहे हैं, ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया। इसलिए इस चीज़ के चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। अब जो भी पढ़ें वो भी आप भूल जाइएगा। इसलिए इस चीज़ सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझ गए? तो चलिए देखिए, आप शुरू से देख रहे होंगे, जितना जब से हम पढ़ा रहे हैं, ना ही एक चीज़ भी आपको वायरल मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। ना ही हम लिखेंगे कि ये प्रश्न आ जाएगा, अति छप जाएगा, यही प्रश्न पढ़िए, यही से आपका 5 प्रश्न पढ़िए, 5 प्रश्न आपका छप जाएगा, ये चीज़ नहीं आप कभी देखेंगे। और जब तक हम इस चैनल को चलाएंगे, ये चीज़ मेरे हाथ में रहेगा, मेरा हाथ में रहेगा, तब तक आप जीवन में कभी भी नहीं देखिएगा कि ये चीज़ नहीं वायरल चलेगा, नहीं ये छप जाएगा। ये सब कभी भी झूठा आपको कभी भी भ्रमित नहीं करेंगे। जो रहेगा एकदम 100% आपको रियल बताएंगे, 100% क्या करेंगे, सच बताएंगे, ठीक है। भ्रमित करके आपसे व्यूज नहीं लेंगे, आपसे लाइक नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए उस चीज़ के चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना है। आपके पास अभी भी जो समय आपसे, आपके पास 15-20 दिन शेष बचा है समय, उस चीज़ का बढ़िया से यूटिलाइज करिए, उसका बढ़िया से उपयोग करिए, ठीक है। ये प्रश्न आपके पास अभी जो समय है, ये आपके समय गोल्डन समय है, गोल्डन समय। इस चीज़ को वायरल क्वेश्चन वगैरह के चक्कर में मत गवाइए। इस सब समय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में समय को लगाइए, ठीक है। फिर ये समय आपके पास जो है, समय लौट के नहीं आएगा। समय लौट के, ये समय आपके पास फिर कभी लौट के नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बढ़िया से एकदम समय को यूटिलाइज करिए, बढ़िया से समय का उपयोग करिए, पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद बोल रहे हैं तो चलिए, तब अगले प्रश्न पर चले चले। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे कि सबके फेरा में नहीं पड़ना है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 5 नंबर प्रश्न है, दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था, बताइए।
जो लेखक दामोदर दामोदर गुप्त था, उसके अनुसार जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र कैसा था बताइए, पाटलिपुत्र कैसा नगर था, फटाफट बताइए कि उसके अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो लिखेंगे कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का क्या था, तिलक था। पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक था, तिलक। या विद्वान लोग यहाँ क्या करते थे, विद्वान लोग रहते थे। पाटलिपुत्र में क्या करते थे, विद्वान लोग रहते थे। इसकी तुलना इंद्रलोक से की गई है। इसकी जो तुलना है किससे की गई, इंद्रलोक से की गई है, ठीक है। इसे सरस्वती का कुलगृह कहा गया। पाटलिपुत्र को क्या गया, पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा गया है। क्या कहा गया है, तो पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा गया है, ठीक है। हो जाएगा, बताइए हो पाएगा या नहीं हो पाए। एकदम बढ़िया से आप लोग को सारे प्रश्न एकदम 100% तैयार कर लेना है। जितने भी प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल 100% तैयार करना है। आपके लिए हम गैस प्रश्न भी लाएंगे, एकदम गैस प्रश्न भी लाएंगे, ठीक है। तो पहले जो सिलेबस है उसको तो पढ़ना पड़ेगा बाबू। अब जीवन में शॉर्ट कोट कभी मत अपनाइए। जीवन में आप क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि सर कहीं से हमको एकदम दे दीजिए न 10 को गैस प्रश्न के, 10 को पढ़े, 10 को 5 को हमारा बन जाए। इस शॉर्ट कोट के चक्कर में कभी मत रहिए। अगर आपका सपना है कि 450 लाना है, उससे अधिक लाना है, तो शॉर्ट कोट से नहीं होने वाला। धरातल पर उतरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आप मंजिल तक पहुँचिएगा, ठीक है। अब पास होने वाला बच्चा थोड़ी है आप कि सर कैसो करके बस 250 ला ले, सर 250 नंबर आ जाए, 300 नंबर आ जाए, हम कैसो करके पास हो जाए, वो वाला बच्चा नहीं है ना। आप टॉपर बच्चा है, ठीक है। आपका सपना है 450, 400, ऐसा आपका सपना है, समझे। अगर बड़ा सपना वाला आप बच्चा है तो आप शॉर्टकट कभी भी मत अपनाइएगा, ठीक है। शॉर्टकट से जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। समझ गए ना, शॉर्टकट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कल की क्लास में हम बताए थे आपको, अगर आप किसी का स्टोरी में लाइक नहीं करते हैं तो वो आपके भी स्टोरी में क्या करता है, लाइक करना बंद कर देते हैं। लाइक करना क्या कर देते हैं, बंद करते हैं। इसीलिए आप बिना मेहनत का सफलता कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। समझ गए, ठीक है। तो चलिए लिख दीजिएगा 5 नंबर का आंसर आप बता दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में आपको आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था, लिखिएगा। दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक था और यहाँ विद्वान लोग रहते थे। इनकी तुलना इंद्रलोक से की गई और इसे सरस्वती का कुलगृह कहा गया। इसे सरस्वती का क्या कहा गया, कुलगृह कहा गया। बताइए हो जाएगा ना, एकदम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, बताइए कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। पहला मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसंग और इत्सिंग जैसे विदेशी यात्री पटना आए थे, ठीक है। बताइए हो पाएगा ना, लिख दीजिएगा कि मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसंग और स्टिंग 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 जैसे विदेशी यात्री पटना आए थे, ठीक है। पढ़े, चले अगले अगले चलिए अगले क्वेश्चन आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए तो अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था, बताइए। तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था वो अत्यंत अत्यंत उत्कर्ष यानी कि अच्छा था। क्या था, अत्यंत अत्यंत अच्छा था, ठीक, अत्यंत अच्छा था, ठीक है। लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। अशोक के शासनकाल में यह नगर अत्यधिक वैभवशाली और समृद्ध था। क्या था, अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध था। बताइए हो पाएगा ना, 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए एकदम। तो लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था और अशोक के शासनकाल में यह नगर अत्यधिक वैभवशाली था। कैसा था, वैभवशाली था, ठीक है। समझिए। तो चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 8 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 8 नंबर आपका प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का क्या करें, वर्णन करें। तो देखिए
कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। यह उत्सव गुप्त वंश के काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। गुप्त वंश के काल में क्या था? विशेष रूप से प्रसिद्ध। इसकी तुलना आज दुर्गा पूजा से की जाती है। जिस तरह आज दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से पहले गुप्त वंश के शासन काल में एक कौमुदी महोत्सव नाम के एक उत्सव को मनाया करते थे। कौमुदी महोत्सव करके एक उत्सव मनाया करते। बताइए, लिख दीजिएगा ना। जब पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें तो लिख दीजिएगा कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। यह उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इसका तुलना आज हम दुर्गा पूजा से करते हैं। ठीक है, हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 9 नंबर प्रश्न क्या है तो पढ़िए। 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है? देखिए 9 नंबर प्रश्न, चलिए तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, बढ़िया से आप लोग को एकदम दिखे। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? बताइए कि राजशेखर पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो देखिए कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र क्या था? शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ पाणिनि, पिंगल, वैंडी, बररुचि, पतंजलि जैसे विद्वान हुए। ठीक है, जो पटना से पढ़कर कौन कौन विद्वान निकले? जैसे पतंजलि हो गया, बररुचि हो गया, ब्याडी हो गया, ठीक है, पिंगल, पाणिनि, ये सब क्या पटना से पढ़ के एकदम विद्वान हुए। ठीक है, तो लिखिएगा राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा? तो लिखिएगा राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र क्या था? शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ पाणिनि, पिंगल, वैंडी और बररुचि, पतंजलि जैसे विद्वान हुए। कैसे विद्वान हुए? बताइए, हो पाएगा? बताइए, अगर आपके एग्जाम में 2026 में ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताइए लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? एकदम करता उड़ा देना। ठीक है, चले तो देखिए 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है तो पढ़िए। तो 10 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा? भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा? देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन इससे आग, जल और कलह से सदैव भय रहेगा। ठीक है, क्या लिखना है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम एक दिन, यानी कि गांव, ग्राम मतलब होता है गांव, यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। क्या बनेगा? महानगर बनेगा, लेकिन इससे आग, जल और कलह से क्या रहेगा? सदैव भय रहेगा। ठीक है, हो जाएगा ना? एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? बताइए, पटना में जो कौमुदी महोत्सव था वो कब मनाया जाता था? लिखिएगा पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में विशेष रूप से होता था। किसमें होता था? गुप्त वंश के शासन काल में होता था। गुप्त वंश के शासन काल में यह विशेष रूप से होता था। ठीक है, हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 का आपका चैप्टर नंबर दो आपका पाटलिपुत्र वैभव में उसके सारे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। सारे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 2 का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। चलिए आप चैप्टर नंबर 3 में चलते। चैप्टर नंबर आपका 3 जो अलस कथा चैप्टर नंबर आपका 3 है, सारे अलग चैप्टर नंबर 3 में चलते। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 3 जो अलस कथा उसमें चलते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? बोल रहे हैं अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए पहला कि उत्तर, अलस कथा पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि आलसियों का भरण पोषण कर्मशील अर्थात दयावानों के बिना क्या है? दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, वह दूसरे के सहारे जीवित रहते हैं। क्या करते हैं? दूसरे के सहारे जीवित रहते हैं। आलस्य एक महान शत्रु, अतः हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। क्या करना? आलस्य का त्याग करना चाहिए। आलस्य हमारे लिए क्या है? आलस्य है वो हमारे लिए एक शत्रु है, हमारा दुश्मन है। आलस हमें कुछ करने नहीं देता है। इसलिए हमें अगर जीवन में सफल होना है, सफल होना है तो उसके लिए हमें आलस्य को त्यागना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर हम जीवन में ऊंचे पद पर बैठ पाएंगे। ठीक है, जीवन में ऊंचे पद पर बैठ पाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो लिखिएगा अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसियों का जो भरण पोषण है, जो खाना वगैरह कपड़ा लत्ता मिलता है, किसको मिलता है? कैसे मिलता है? तो कर्मशील और दयावान लोगों के कारण ही मिलता है। ठीक है, कारण ही संभव हो पाता है।
आलसी काम नहीं करते, आलसी क्या करते, काम करना नहीं चाहते। वो सोचता है कि किनो से हमरा खाए मिली जाए, हम दिन भर सुतलो रहिए, ऐसे सोचता है वो सब। ठीक है, ठीक है। आलसी क्या चाहता है, आलसी चाहता है कि इधरों से हमको खाना वगैरह मिल जाए, हैं जे हम मस्तिष्क खाएं और एकदम दिन भर सुतल रहे, एकदम दिन भर सुतल रहे, वही चाहता है। आप लोग आसान है ना जी, है कि किधरों से कि हमको बस खाली खाना चाहिए, खाना चाहिए और दिन भर एकदम फ़ोन चलाना है, रील देखना और सुतना है, समझे। उस तरह नहीं करना है, ठीक है। उस तरह करेंगे तो आपका जो सपना है 450 प्लस, ये सपना ही रह जाएगा। जो आपका 450 प्लस का सपना है कि हम 450 लाए, आपका सपना है, सपना ही रह जाएगा। बात कड़वा है मगर सच है, ठीक है। हम कड़वा बोलते हैं, कड़वा कड़वा बोलते हैं मगर सच बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत भी होगा कि सर इतना सच आप बोल दिए कि वायरल वगैरह है, हो नहीं देखिए सब फेक है। आपसे बहुत सारे एकदम टीचर को दिक्कत होगा। अरे होने दीजिए, जिसको जो होगा होने दीजिए। सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। जो आपके लिए सच है वो आपको एकदम सच हम लाएंगे, ठीक है, ठीक है। सच बोलने से हम नहीं कभी डरे हैं, नहीं कभी डरेंगे, ठीक है। समझ गए, तो किस तरह लिख देना, एकदम लिख दीजिएगा ना, है। प्रश्न संख्या 1 को अगर उत्तर आपसे पूछेगा तो लिख दीजिएगा ना, एकदम आप पर विश्वास है, एकदम आप एकदम बढ़िया से पंचम लड़ा के आइएगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा कैसे ली, बताइए। जब आलसशाला के जो कर्मचारी थे, क्या थे, कर्मचारी कर्मचारी, वो आलसियों का परीक्षा कैसे लिया, उसका परीक्षा कैसे लिया। देखिए क्या कहते हैं, आलसशाला देखिए हम एकदम चित्र के माध्यम से सबको समझा। तो आलसशाला इसमें एकदम 4 गो कर्मचारी टोटल था, 3-4 गो। अब पहले से भी कत्तन कर्मचारी, तो क्या जब सब सूत गया था, सब कर्म थे आलसी सूत गया था, उसके बाद क्या कर्मचारी आया, 2 गो 3-4 गो कर्मचारी आया, क्या इसमें आग लगा दी। इसमें आग जैसे लगा दिया, जैसे पता चला कि आग लग गया अलैहिस्सलाम, क्या हुआ, अलैहिस्सलाम जैसे पता चला, अरे बाप रे अलैहिस्सलाम तो आग लग गया, अलैहिस्सलाम क्या हुआ, आग लग गया। वैसे सारे धूर्त लोग जो नकली आलसी था वो क्या हुआ, वो भाग गया। नकली आलसी क्या गया, वह भाग गया। लेकिन जो 4 गो असली आलसी था वो सुतल के सुतल रह गया, बोलने लगा अरे कैसा हल्ला हल्ला है रे। चारों अपने में वार्तालाप करने लगे, अपने में वो सब बात करने लगे, समझ गए। तो वही है कि आलसशाला में बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलस्य बनाकर भोजन और वस्त्र प्राप्त करने लगे थे। क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे नकली आलसी आ गए थे, बोलते नकली आलसी, नकली आलसी आ गए थे, जिससे बुद्धवती वस्त्र और भोजन प्राप्त करने लगे थे। तो जिसके कारण जो आलसशाला का अति है, खर्च क्या होता है, खर्च बढ़ गया। इसी कारण कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। कर्मचारियों क्या किया, सोचा कि परीक्षा लेते हैं कि सच में असली आलसी है कि नहीं। लेकिन असली आलसी कितना था, असली जो असली आलसी था, असली आलसी, तो असली आलसी कितना था, असली आलसी बस कितना था, असली आलसी बस 4 गो था, 4 गो, ठीक है। बताइए हो पाएगा, एकदम लिख आगे, लिख हो पाएगा, लिख दीजिएगा ना, एकदम लिख दीजिएगा। आप पर भरोसा है, एकदम भरोसा पर आप लोग को खरा उतरना है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है, 3 नंबर आपका प्रश्न आलसशाला के क्या, 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है यार, थोड़ा इधर आ जा भाई, इधर आ जा, बस बस। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों को आग से कैसे बचाए, बताइए। जो आलसशाला के कर्मचारी है, जो 4 को आलसी नहीं निकला बाहर, उसको आग से कैसे बचाए, उसको जो है आग से कैसे बचाया, बताइए। उसको आग से कैसे बचाया, फटाफट बताइए। उसको आग से कैसे लिखें, क्या लिखेंगे कि जब आलसशाला में आग लगाई गई तो कृत्रिम आलसी यानी कि जो नकली आलसी है वो भाग गए, लेकिन 4 असली आलसी सोए रहे, ठीक है। कर्मचारियों को किसको, कर्मचारियों ने सोचा यदि इन्हें क्या करना, कर्मचारियों ने सोचा कि यदि इन्हें क्या, कि यदि इन्हें नहीं निकाला गया तो यह जल जाएंगे, क्या होगा, ये जल के मर जाएंगे, ये जल जाएंगे। इसलिए उन्होंने चारों आलसियों के केस यानी कि बाल पकड़कर, केस यानी कि बाल पकड़कर क्या क्या, बाल पकड़ बाहर कर दिए, केस पकड़कर निकाला, क्या कर रहा, केस पकड़कर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए कि आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, बोलिएगा केस पकड़कर, ठीक है, केस पकड़कर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पर, चले चलते हैं फिर 4 नंबर प्रश्न पर। तो कि 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ, बताइए। आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ, तो आलसशाला में आग लगाने पर सभी कृत्रिम आलसी भाग गए। 4 नंबर आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। चलिए विद्यापति कौन थे, ये आपका 5 नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट, इससे पढ़िए। तो विद्यापति कौन थे,
उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो लिखिएगा कि विद्यापति एक मैथिल कवि एवं लेखक थे। क्या थे? मैथिल कवि और लेखक दोनों थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की क्या किया था? रचना किया था। इसमें कथा के माध्यम से मानव के गुणों के महत्व एवं दोष को क्या किया? निराकरण यानी कि दर्शाया गया है, निराकरण की शिक्षा दी गई है। ठीक है, बताइए, हो जाएगा? लिख दीजिएगा ना, लिख दीजिएगा। विद्यापति एक महान मैथिल कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इनमें से इनमें इनमें इस इसमें इसमें कथा के माध्यम से मानव के गुण और दोष दोनों को दर्शाया गया है। ठीक है, हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, बढ़े। चलिए, 6 नंबर आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 6 में अलस कथा क्या संदेश देती है? अलस कथा क्या संदेश अलस कथा का क्या संदेश है? तो अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान शत्रु है। आलस क्या है? महान रोग है। जीवन में विकास के लिए कर्मठ होना चाहिए। कर्मठ आवश्यक है। आलस्य व्यक्ति, परिवार और समाज के विनाश का क्या है? कारण है। क्या है? विनाश का कारण है। ठीक है, समझ गए? अरे चलिए, अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? क्या आलस्य का पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आलस्य का पाठ का 5 वाक्यों में क्या करना है? 5 वाक्यों में परिचय देना। 5 वाक्यों में आपको परिचय देना। देखिए, पहला, आलस्य कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित एक क्या है? उपदेशात्मक कथा। उपदेशात्मक क्या है? कथा। यह कथा मैथिल भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? मैथिल भाषा में लिखी गई। इसमें आलस्य के दोषों का व्यंग्यात्मक वर्णन है। पाठक्रमशीलता की प्रेरणा देता है। क्या करता है? प्रेरणा देता है। यह कथा समाज को उपयोगी संदेश प्रदान करती है। क्या करती है? उपयोगी संदेश प्रदान करती है। ठीक है, हो जाएगा? चलिए, ये आपका देखिए एकदम 8 नंबर प्रश्न आपका काफी एकदम 2026 में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। यह प्रश्न आपका 2026 में देखिएगा। 2026 में ये जो आपका प्रश्न है 8 नंबर, ये आपका देखने के लिए मिलेगा। 8 नंबर आपका क्या है कि चारों आलसियों के संवाद अपने शब्दों में लिखे। 2026 में ये एकदम मोहर लगा के रख लीजिए। 2026 के लिए इसको मोहर लगा के रख लीजिए। क्या है? पहला, क्यों क्या है? चारों आलसियों के बीच संवाद लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए क्या है कि उत्तर, पहले आलसी ने कहा, यह कैसा शोर है। कोलाहल भी लिख सकते हैं, शोर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले ने क्या कहा? ये कैसा शोर है। दूसरे ने कहा, लगता है घर में क्या है? घर में आग लगी। लगता है यहाँ आग लगी। लगता है क्या हुआ? कि घर में आग लगी है। ठीक है, तीसरा ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर हमें बचाइए नहीं होगा, हमारे ऊपर भींगा कंबल डाल दे। हमारे ऊपर क्या करे? भींगा कंबल डाल दे। तो चौथा ने कहा, अरे चुप रहो, इतना शोर क्यों मचाते हो? अरे बच्चा लो, चुप नहीं रह सकते ऐसे, चौथा आलसी ने कहा। बताइए, ये प्रश्न आपका हो जाएगा। ये प्रश्न आपके 2026 के लिए हम बोल रहे हैं। 2026 में इसको मोहर लगा के रख लीजिए। चलिए, अब 19 फरवरी को बैठिएगा। 19 फरवरी को बैठिएगा, बोलिएगा सर ये तो बोल नहीं, प्रश्न आ गए। ठीक है, एकदम ये 100% प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 100% हम बोल दिए, 100%। ठीक है, तो चैप्टर 3 का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बता दें। सारे इंपॉर्टेंट सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है? तब को तैयार करके रख लेना है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप क्या चैप्टर 4, चलिए चैप्टर 4 में। ठीक है, आपका चैप्टर 4, चैप्टर 3 का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। आप चैप्टर 4 में चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 4, चलिए चैप्टर 4 का प्रश्न संख्या आपका 1 क्या है? प्रश्न संख्या 1 है कि उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। उपनिषद में महिला का क्या योगदान है? उसका योगदान का उल्लेख करने, वर्णन करें, जो भी हो सके। तो लिखेंगे, नारायण को उपनिषद नारायण को उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय क्या है? दार्शनिक रूप में वर्णन है। किसके रूप में? दार्शनिक रूप में वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। तो बताइए, लौकिक संस्कृत में महिला का कितना पद? महिलाओं का 150 पद देखने के लिए मिलता है। कितना? 150 पद देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बताइए, लिख पाइएगा? है एकदम लिखेगा, बस कुछ नहीं लिखेगा। भारत नारायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय की दार्शनिक रूप में क्या होता है? वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने के लिए मिलते हैं। हो जाएगा?
हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपका 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ हमें क्या संदेश देती है, बताइए। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो हमें क्या संदेश देती है, क्या संदेश देती है। देखिएगा, इस पाठ से यह संदेश मिलता है, कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत भाषा की समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी सहभागी रही है। ठीक है, वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाओं, कवित्रियों और लेखिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो चलिए क्या है कि इस लिख दीजिएगा ना। प्रश्न संख्या 2 का अगर आपके एग्जाम में 2026 में ये आपसे पूछा जाएगा तो बताइए कि साहित्य संस्कृत लेखिकाएं पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या संदेश मिलती है, तो लिख दीजिएगा। है, उम्मीद है एकदम बढ़िया से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस लिखिएगा इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह संदेश मिलती है कि जो संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत भाषा की समृद्धि में पुरुष के समान महिलाएं भी सहभागी थे। ठीक है, वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाओं, कवित्रियों और लेखिकाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बताइए, हो जाएगा? है, हो जाएगा एकदम 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, 100% हो जाना चाहिए। तो चले अगले प्रश्न पर। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न आपका देखिए, तो 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि विजयनगर में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति रही, क्या स्थिति थी, 3 वाक्यों में उत्तर दें। बताइए, तो पूछ रहा है विजयनगर में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी, 3 वाक्यों में क्या करें, उत्तर दें। लिखे कि विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए सराहनीय प्रयास किए। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने संस्कृत साहित्य की अनेक रचना की थी। ठीक है, क्या लिखेंगे, विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के राजा संस्कृत की भाषा की क्या स्थिति थी, 3 वाक्यों। तो ठीक है, लिखिएगा विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए क्या किया था, सराहनीय प्रयास किया था, खूब प्रयास किया था संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए। ठीक है, संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। ठीक है, वो महारानी जो विजय भट्टारिका ने संस्कृत साहित्य की अनेक रचना की थी। ठीक है, हो जाएगा, प्रश्न संख्या आपका 3 हो जाएगा, एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए कि संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। बोले संस्कृत पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें, तो लिखिएगा क्या कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक युग की लेखिका पंडिता क्षमा राव अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या है, अत्यंत प्रसिद्ध है। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना। क्या है, शंकर चरित्रम है उनकी क्या है, अनुपम रचना। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मालिका और ग्राम ज्योति विचित्र परिषद यात्रा आदि की रचना की है। ठीक है, हो जाएगा, बताइए हो पाएगा। अब लिख देना है कि जो आपका ये पंडिता क्षमा राव है वो एकदम अत्यंत प्रसिद्ध है आधुनिक काल के लेखिकाओं में। ठीक है, उसका जो शंकर चरित्रम रचना एकदम महत्वपूर्ण रचना है। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथावली सब चीज़ों का रचना की थी। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का क्या करें, वर्णन करें, महिला का योगदानों का वर्णन करें। ठीक है, तो लिखेंगे चालुक्य वंश की रानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने, लगभग जो 40 महिला थे दक्षिण भारतीय महिला ने 101
105 संस्कृत काव्यों की रचना की थी। कितना? 105 संस्कृत काव्यों की रचना की थी। 105 संस्कृत काव्यों की 105 नहीं होगा, 150 पद हो जाएगा, 150 पद, 150 काव्यों की रचना की है। इसमें गंगा देवी, तिरुलंबा, शिला भट्टारिका, धार्मिका नवशिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रवा आदि प्रमुख है। ठीक है, बताइए, लिख दीजिएगा। हाँ, हो जाएगा, लिख दीजिएगा, एकदम लिख के आना है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर आपका 4 का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बता दें। चैप्टर 4 में आपका कितना? 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्न में एकदम बढ़िया सब लोग को देख लेना है, बढ़िया से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या है कि भारत भूमि कैसी है तथा यह किस प्रकार के लोग रहते थे। आपसे पूछ रहा है चैप्टर 5 का फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो लिखिएगा, भारत अति प्रसिद्ध देश है। भारत क्या है? अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदा पवित्र और मत्स्य रहित यानी कि ममतामयी है, मत्स्य रहित है। यहाँ विभिन्न जातियाँ और धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न जातियाँ और धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं। यह मोक्ष को प्राप्त करने वाली क्या है? मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। भारत क्या है? मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। ठीक है, बताइए, हो जाएगा, लिख पाइएगा? हाँ, लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा, भारत अति प्रसिद्ध देश है, यहाँ की भूमि पवित्र और ममतामयी है। भारत में विभिन्न धर्म और जातियों के लोग एकता के भाव से रहते हैं। यह मोक्ष प्राप्त करने वाली क्या है? मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। हो जाएगा? ठीक, चलिए 2 नंबर आप प्रश्न पर चलिए। तो 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 2 नंबर आपका प्रश्न है, देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? पाठ के आधार पर उत्तर दे। देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? पाठ के आधार पर क्या करना है? पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो लिखेंगे, देवगण भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। क्या है? स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का ये साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि की सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। ठीक है, जो मनुष्य जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेते हैं वो भगवान श्री हरि की सेवा करने का योग क्या करते हैं? योग प्राप्त करते हैं, योग प्राप्त करता है। ठीक है, योग्य बन जाते हैं। ठीक है, हो पाएगा? लिख दीजिएगा ना, एकदम करता और आ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि देवलोक किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? बताइए, जो देवता है, देवता हम दो बोलते, ये देवता जो है किस देश का गुणगान करता है? ये देवता लोग जो है किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? तो लिखिए, देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष का प्राप्त करने का साधन। नहीं तो हम पढ़िए दिए ना। हाँ, ये तो हो ही गया। चलिए चार है, तो 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 4 नंबर प्रश्न पर देखिए। तो 4 नंबर प्रश्न है, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, जो भारतीय लोग हैं उसके विशेषताओं का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं। क्या होते हैं? धन्य होते हैं और श्री हरि की सेवा करते हैं। जो भारत में लोग जन्म लेते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो देवता के बराबर हो जाते हैं, देवता के। ठीक है, जो भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति है वो देवता के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? देवता के समान होते हैं। वो भगवान श्री हरि की सेवा करने का योग प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। जो भारत में जन्म लेते हैं उसे स्वर्ग और मोक्ष क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को ना मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वो भारत में धर्म को, जाति को ना मानते हुए एकता के भाव से मिलजुल कर सब रहते हैं। ठीक है, सभी भारतीयों की देशभक्ति आदर्श और दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, जो भी भारतीय है उसके देशभक्ति कैसा है? देशभक्ति आदर्श है, देशभक्ति आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, बताइए, प्रश्न संख्या 4 हो पाएगा? है, जब एग्जाम में आपके 2026 में 19 फरवरी को जब एग्जाम में आप बैठिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करे, तो हो जाएगा ना? एकदम हो जाना चाहिए, 100% एकदम हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है? पढ़े। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर चलिए। आप लोग का 5 नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है
तो 5 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। बताइए कि जो भारत महिमा पाठ है चैप्टर नंबर 5, उससे आपको क्या संदेश मिलता है। क्या संदेश मिलता है हम लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर क्या है, गर्व करना चाहिए कि हम भारतीय, हमें भारतीय होने पर क्या गर्व करना चाहिए। हमें श्री हरि सेवा करने का, श्री हरि की सेवा करने की क्या होता है, अवसर मिलता है। श्री हरि की सेवा करने का अवसर मिलता है। और मोक्ष प्राप्त की प्राप्ति की भी अवसर, कि हम मोक्ष प्राप्त करने का भी हमें क्या मिलता है, मोक्ष प्राप्त करने का भी हमें अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, हमें देशभक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम भारतीयों को क्या है, हम भारतीयों को अपने भारत के प्रति देश प्रेम होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए और अन्य भारतीय से मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, समझ गए। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना, बड़े। तो चलिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। जो भारत महिमा पाठ है इसका क्या उद्देश्य है, लिखेंगे भारत महिमा पाठ में क्या है कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना ही है। ठीक है, हो गया। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में पाठ का 5 वाक्यों में उत्तर दे। जब आप देखिए ये प्रश्न आपको 100% देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप 19 फरवरी को एकदम जाइएगा एग्जाम देने के लिए, 19 फरवरी को ये प्रश्न आपको एकदम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कि भारत में पाठ का 5 वाक्यों में उत्तर दे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप एकदम 100% तैयार करके रख लीजिए। ये प्रश्न का आप 100% तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसको 100% तैयार कीजिए। तो देखिए क्या है, तो प्रश्न आपका है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में क्या करें, परिचय दे। तो लिखिएगा इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन है। भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद मिलते। तो भारत महिमा जो पाठ है इसमें कुल कितने पद है, इसमें कुल 5 पद है। कितना है, जो कि 2 पद आपके पुराण से लिए गए और 3 जो आपका पद है, 3 पद आपके आधुनिक पद से लिए गए। ठीक है, ये 3 पद क्या आधुनिक पद से लिए गए। तो पहला पद आपका कहाँ से लिया गया, तो पहला पद आपका विष्णु पुराण से लिया गया और दूसरा पद आपका भागवत पुराण से लिया गया। ठीक है, पहला पद आपका विष्णु पुराण से और दूसरा पद आपका भागवत पुराण से लिया गया। बाकी बात 3 पद जो आपका है ये आधुनिक पद से लिया गया। ठीक है, आधुनिक पद के बताइए लेखक कौन है, फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आधुनिक पद के जो लेखक कौन है। ठीक है, तो क्या है कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। ठीक है, हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से अत्यधिक महत्व दिया गया है। जो भारत है प्राचीन काल से ही काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्व दिया गया है। ठीक है, देवतागण भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। देखिए आप देखे होंगे कि ज़्यादातर जो देवी देवता होगा वो भारत में ही जन्मा होगा। भगवान श्री राम, कृष्ण, शंकर, जैसे हनुमान जी, बहुत सारे देवी देवता होंगे जो अब देखेंगे कि ज़्यादातर क्या है 90 से 95% जो देवी देवता आपका है वो भारत में ही जन्म लिया है। क्यों, जो भारत की धरती है, भारत की जो भूमि है ये ममतामयी और निर्मल और पवित्र है। भारत जैसे देश पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। देखिए भारत में आप देखेंगे कि कभी वर्षा होता है, कभी धूप होता है, कभी ठंडा होता है। और कई देशों में देखिएगा कि पूरा साल पूरा ठंडे रहता है, पूरा साल कहीं गर्मी रहता है, कहीं पूरा साल बरसे होता है, कहीं बरसे नहीं होता है, सूखे रहता है। लेकिन अपना जो भारत है एकदम रंगीन देश है, एकदम रंग बिरंगे। कभी देखिएगा वर्षा होगा, कभी देखिए अभी देखिएगा कि देखिए आपके खेतों में हरा भरा खेत होगा, सरसों का फूल एकदम पीला पीला, क्या मस्त देखने में लग रहा होगा। ठीक है, तो भारत क्या निर्मल भूमि है। बताइए हो जाएगा, ये प्रश्न लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा। तो चैप्टर नंबर 5 का आपका सारा इम्पोर्टेंट जितने भी सब्जेक्टिव था वो आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब हम चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। चलिए चैप्टर नंबर आपका 6 का प्रश्न संख्या 1 है, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से, बताइए शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से। तो देखिए पहला शैक्षणिक संस्कार पहला का अक्षर आरंभ, जिसमें बच्चा क्या करता है पहली बार गुरु के घर क्या करते हैं अक्षर यानी कि अक्षर लिखना शुरू करते हैं, आरंभ मतलब शुरू करते हैं अक्षर आरंभ। दूसरा है उपनयनम। ठीक है, तो जिसमें बच्चा पहली बार गुरु के देख रेख में पढ़ता है। ठीक है, दूसरा वेद आरंभ, बच्चा पहली बार गुरु के घर में क्या करते हैं वेद पढ़ना शुरू करता है। तीसरा केशांत संस्कार में क्या होता है बच्चा का पहली बार मुंडन होता है। ठीक है,
क्या होता है, बच्चा का पहली बार मुंडन होता है, ठीक है। उसके बाद समावर्तनम संस्कार, यानी कि बच्चा पूरा एकदम पढ़ लिख कर गुरु से उपदेश लेकर क्या करते हैं, गुरु से उपदेश लेकर वो अपना घर वापस आ जाते हैं, वो अपना घर क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। यानी कि शैक्षणिक संस्कार कितना है, तो शैक्षणिक संस्कार देख लीजिए 5 है। शैक्षणिक संस्कार कितना है, 5 है। नहीं, इसमें हम ट्रिक देते हैं, जो शैक्षणिक यानी कि शिक्षा जो बच्चा का प्राप्त किया जाता है, शिक्षा जो आपको बच्चा को दिलाता है कितने वर्षों में, तो शिक्षा बच्चा को 5 वर्षों में पढ़ाना आरंभ करते हैं। यानी कि शैक्षणिक संस्कार आपका कितना है, शैक्षणिक संस्कार आपका 5 है, ठीक है। शैक्षणिक संस्कार आपका कितना है, शैक्षणिक संस्कार आपका 5 है, ठीक है, हो गया। चलिए प्रश्न संख्या आपका 2 देखिए, 2 क्या है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने प्रकार के हैं तथा उनके नाम क्या है। बताइए, आपको आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, उसका नाम भी आपको बता दिए। अगर याद है तो फटाफट देखिए। तो संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो देखिए भारत में संस्कार है, भारत में संस्कार कुल कितने प्रकार के, तो भारत में संस्कार कुल 16 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, कुल 16 प्रकार के हैं, ठीक है। कितने भागों में से बांटा गया, तो उसे 5 भागों में बांटा गया है। तो 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। तो पहला आपका है, तो पहला आपका जन्म पूर्व है, क्या है, जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार है, देखिए जन्म पूर्व संस्कार। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका शेषवा संस्कार, क्या है कि शेषवा, क्या शेषवा संस्कार दूसरा हो गया। तीसरा आपका शैक्षणिक संस्कार है। चौथा आपका गृह संस्कार है। चौथा आपका मरणोपरांत संस्कार है। देखिए जन्म पूर्व संस्कार कितने प्रकार के हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो जन्म पूर्व संस्कार आपके 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला गर्भधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम, ठीक है। पहला क्या है, गर्भधानम, पुंसवनम और सीमंतोनयनम, ठीक है। शेषवा संस्कार आपका कितने प्रकार का है, तो शेषवा संस्कार जो आपका है कितने प्रकार का, शेषवा आपके 6 प्रकार का संस्कार है। कितने, 6 प्रकार का, ठीक है। पहला जाति कर्म, नामकरण, निष्कर्म, ठीक है, अन्नप्राशनम, तो उसके बाद चूड़ाकर्म, उसके बाद कर्णभेद। कर्णभेद संस्कार में क्या होता है, बच्चा का पहली बार कान कान कान, कर्ण मतलब कान होता है, भेद मतलब छेदना होता है, कान छेदा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका शैक्षणिक संस्कार, शैक्षणिक संस्कार आपको अभी बताइए कि आपका शैक्षणिक संस्कार 5 है। उसके बाद गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार कितना है, एक एक। इस विवाह को क्या करते हैं, गृहस्थ संस्कार कहते हैं। मरणोपरांत, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, ठीक है। इस संस्कार में व्यक्ति का क्या होता है, जब व्यक्ति मर जाते हैं उसका क्या होता है, जब व्यक्ति मर जाते हैं उसका मरणोपरांत संस्कार किया जाता है, ठीक है। लिख दीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न, ये आपका 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने प्रकार का है, उनके नाम। तो लिख दीजिएगा। एकदम आप लोग पर 100% विश्वास है, एकदम लिख के आइएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, एकदम बढ़िया से लिख के आना, ठीक है। चले प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है, तो प्रश्न संख्या 3 है कि संस्कार किसे कहते हैं, बताइए संस्कार किसे कहते हैं। वो विवाह संस्कार का वर्णन करें 5 वाक्यों में, ठीक है। तो लिखेंगे व्यक्ति में गुण के धारण को संस्कार कहते हैं। देखिए जब व्यक्ति संस्कारहीन रहते हैं, देखिए उसको बोलने का तरीका पता नहीं होगा, कुछ से कुछ बोल देगा, ठीक है, वो संस्कारहीन बच्चा रहता है। नहीं, अब गांव में सुन रहे होंगे 1-2 उत्पाती बच्चा होगा, नहीं बोलता है बचवा हम संस्कार नहीं दिले माई बाप, सुने होंगे कि नहीं, ये सब आप लोग सुने होंगे, ठीक है। जैसे बोलता है ना कि 2-4 गो उत्पाती बच्चा देखे आप, हर गांव मोहल्ले में 2-4 गो रहता है ऐसा बच्चा, जिसमें देखिएगा बूढ़ा सब, जो आपका बूढ़ा सा आदमी रहेगा वो सब बोलेगा एकरा में संस्कार नहीं दिले, एकरो माँ बाप संस्कार नहीं सिखैले छी, ये सब बोलता होगा, ठीक है। तो वो वही सब बच्चा क्या है, संस्कार ही नहीं, वो सब बच्चा में क्या है, संस्कार नहीं है, ठीक है। वो सब बच्चा में क्या है, संस्कार नहीं है। तो व्यक्ति में गुणों के धारण को क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। व्यक्ति में गुणों के धारण को क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। संस्कार का वास्तविक अर्थ क्या है, शुद्ध होना, शुद्ध अंदर शुद्ध होना, ठीक है। क्या ना, संस्कार का वास्तविक जो अर्थ है वो होता है शुद्ध होना। वैसे कुल 16 संस्कार, संस्कार कितना है, कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर मनुष्य गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि वो अपना गृहस्थ जीवन को चलाने लगते हैं, गृहस्थी में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। विवाह होने के बाद क्या करते हैं, मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, वो अपना गृहस्थी में हिल जाते हैं, गृहस्थी चलाने लगते थे। विवाह एक पवित्र संस्कार है, क्या है, विवाह एक क्या है, पवित्र संस्कार। विवाह में 2 जोड़ों का क्या होता है, मिलन होता है, 2 जोड़ों का मिलन होता है, ठीक है। विवाह क्या है, एक पवित्र संस्कार है, ठीक है। जिसमें कितना, जिसमें 7 वचन देना, मंडप बनाना, वर वधू का स्वागत करना, कन्यादान, अग्नि स्थापन और पानी ग्रहण, प्लाजा होगा शायद, लाजा नहीं, प्लाजा होम हो, यहाँ प्लाजा होम, क्या सतपदी, सिंदूरदान आदि मुख्य कार्य है, ठीक है। बताइए
ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्लाजा होम किस प्रकार का संस्कार है, तो लिखिएगा क्या, ये ग्रस्त संस्कार है। कैसा संस्कार? ग्रस्त संस्कार। ठीक है, बताइए 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा, एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 4 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 4 क्या है? तो प्रश्न संख्या आपका 4 है कि इस भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। तो भारतीय संस्कारा पाठ है चैप्टर नंबर 6 आपका। इसमें जो इसका लेखक है, लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि हम इस लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं, लिखेंगे इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कार के पालन से ही व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं है, जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं है, उस व्यक्ति का देखिएगा चाल चलन चोर लुक्कर की तरह होगा। ठीक है, चोर लुक्कर एकदम देखिएगा, जो ना चोर लुक्कर। इसलिए संस्कार बच्चा में होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके जीवन में अगर संस्कार नहीं होगा आपके अंदर, तो आप संस्कार मनुष्य नहीं, एक जानवर के समान है। आप जानवर हैं। ठीक है, अगर संस्कार नहीं है आपके अंदर तो आप जानवर हैं, मनुष्य नहीं, आप जानवर हैं। ठीक है, इसलिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो लिखेंगे लेखक इस पाठ से हमें ये शिक्षा देना चाहता है कि संस्कार के पालन से ही व्यक्तित्व का क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ता है। क्या? अगर संस्कार अगर ग्रहण करते हैं उचित समय पर, तो आपके अंदर गुण बढ़ता है। ठीक है, गुण बढ़ता है और दोष का क्या होता है, नाश होता है। जो आपके अंदर बुराई है उसका नाश हो जाता है और अच्छाई जो आपका है एकदम खुल के बाहर आता है। ठीक है, क्या होता है, आपके दोष का क्या होता है, नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं संस्कार के कारण ही है। देखिए भारत में क्या है, भारत में संस्कार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। भारत में संस्कार को क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, लेखक हमें संस्कारों का क्या पालन करने का संदेश देता है। लेखक कहना चाहता है कि बाबू संस्कार का पालन करो, तभी जाकर जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व बना होगा, एक व्यक्ति हो पाओगे। ठीक है, मतलब हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फटाफट बताइए। हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े। चलिए 5 नंबर प्रश्न, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। ये भी आपका एकदम तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, इसलिए हम थोड़ा एक दो प्रश्न को मिस कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए 4 नंबर, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। बताइए ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका 2026 में मिल जाएगा देखने के लिए। जब आप 19 फरवरी को बैठिएगा एग्जाम में, 19 फरवरी को बैठिएगा और 19 फरवरी को जैसे एग्जाम देकर बाहर आइएगा, उसके बाद बोलिएगा हाँ सर सही ये बोले थे। ये प्रश्न एकदम 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखिए है क्या है 6 नंबर प्रश्न, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है। बताइए, लिखेंगे केशांत संस्कार में गुरु के घर शिष्य का प्रथम छोड़ कर, मानी कि जो हजामत यानी कि मुंडन ना होता है, मुंडन, इसी को हजामत कहते हैं। ठीक है, हजामत होता था। इसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ गाय दान करते हैं। जो छात्र के शिष्य के घर वाले हैं वो क्या करते हैं, गुरु को एक गाय देते हैं कि गाय को पोस कर बच्चा को दूध पिलाए। ठीक है, बच्चा जैसे मजबूत रहे, पढ़ने लिखने में मन लगे, इसलिए जो छात्र का घर वाले थे वो गुरु के यहाँ एक गाय को दान करते थे। इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसे क्या, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, हो जाएगा, एकदम हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। क्वेश्चन आपका 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्यों में क्या करना है, परिचय देने के लिए। भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे, तो लिखेंगे कि भारतीय संस्कार पाठ भारतीय संस्कारों का महत्व बताता है। भारतीय जीवन दर्शन में छोड़ कर्म, उपनयनम, विवाह आदि संस्कारों को प्रतिष्ठा है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस पाठ को रखा गया है। इससे दोष दूर होता है तथा गुण धारण होता है। यह पाठ संस्कारों के पालन का संदेश देता है। ठीक है, हो पाएगा, एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 6 आपका सारा समाप्त हो गया। तो देखिए आपका यहाँ क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। आपका क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, डे वन में आपका 6 चैप्टर पढ़ा दिए। बाकी जो आपका रह गया आपका कितना
आपका और रह गया लगभग, हाँ 8 चैप्टर रह गया। तो 8 चैप्टर आपका डे 2 में, यानी कि कल अब ये प्रश्न आपका डे 2 में, ये आपका 8 चैप्टर आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। 8 चैप्टर आपका पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो बताइए क्लास कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसे लगा, ठीक है। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को प्लीज़ बाबू एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और चलिए धन्यवाद, मिलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं डे 2 में, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, बहुत सारे शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।